नई क्लास लेके आई हूँ और मैं आज आपको करवा रही हूँ कक्षा 12 वितान भाग 2 के चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर है मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो मनोहर श्याम जोशी है इनका जन्म बताती हूँ। तो इनका जन्म 1935 कहाँ पे हुआ? कुमाऊं में हुआ। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक और दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान। और सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग, कौन सा? हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू करने के लिए और बाद में मृत्यु पर्यंत ये स्वतंत्र लेखन करे। परंतु रचनाएं जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप, इनके क्या है? कहानी संग्रह हैं। तो इनका है ना, ये याद कर लेना, थोड़ा याद करने की चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिखवाती हूँ, आप लिखिएगा। इनकी लिखिएगा सबसे पहले कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलीज, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, क्याप, ये इनके क्या है? कहानी संग्रह है। और एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सों, सागो मंदिर की घाटी, पौड़िया, टाटा प्रोफेसर। ये टाटा प्रोफेसर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्यंग्य संग्रह इसका टाटा प्रोफेसर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और छठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इन देश का यारो क्या कहना, ये व्यंग्य संग्रह है। और इनका जो साक्षात्कार लेखन है वो बातों बातों में 21वीं सदी, बातों 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 में और 21वीं सदी, ये क्या है? साक्षात्कार लेखन। और लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजरें, ये इनके संस्मरण है, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजरें, ये संस्मरण है। आप रोक के वीडियो को और आप इसको लिख सकते हैं। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये टेलीविजन धारावाहिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा 2005 में इन्होंने क्याप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2005 में क्याप के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? साहित्य अकादमिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और फिर 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप 2005 का जो क्याप है ना पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिएगा, तो अब सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग ये एक लंबी कहानी है। पहले मैं इसका सार बताती हूँ आपको कि एक लंबी कहानी है जिसमें मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से क्या है, अलग से दिखती है। और इस कहानी में अपने शिल्प में जोशी जी ने चीर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा जो समाज है और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। जो हुआ है या जो होगा, हम हाउ एम्पायर कि इसमें ना दो जुमले इस कहानी के बीच वाक्य की, जो हुआ होगा वे यथास्थितिवाद यानी ज्यों का तो स्वीकार कर लेने का भाव है। तो इम हाउ एम्पायर में एक अनिर्णय की स्थिति हो जाती है कि यहाँ दोनों के भाव इस कहानी में मुख्य चरित्र एक होता है यशोधर बाबू। देखो ध्यान रखना, इसमें यशोधर बाबू होता है एक, उसके भीतर के द्वंद्व को दिखाया गया है कि दोनों की स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की
की ओर ले जाती है ये। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यशोधर बाबू है ना, यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। मतलब यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ एम्पायर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली कैसे हो जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्पॉरर तत्वों की तलाश के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ आप इस चीज को नोट डाउन करना कि जो ये कहानी, ये जो है कहानी है, यहाँ पे जो पीढ़ी अंतराल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जो पीढ़ी अंतराल है ना उसको दिखाया गया है। किसको? जो पीढ़ी अंतराल है ना इसको दिखाया गया है। यहाँ पे जो यशोधर बाबू हैं वो पहाड़ी थे, दिल्ली से आए हैं और अपनी नौकरी की तलाश में है। और जो नया असिस्टेंट है वो चड्डा है, मिस्टर चड्डा है। और 6 फरवरी ये सिल्वर वेडिंग मेनन ने बधाई दी थी। यहाँ पे ध्यान रखना। चलेगा, अब मैं लेसन आपका स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना, पीढ़ी अंतराल को दिखाया गया है। अब इसमें आप देखिएगा, जब सेक्शन ऑफिसर वाइड यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 5:25। आपसे पूछ लेगा ये। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रही थी। पंडित जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर की शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किसंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा, मैंने बताया ना जो नया असिस्टेंट है इसका, उसका नाम क्या है? चड्डा, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाली जूती पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की है। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूने दाने का क्या हाल है? वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू ये तो। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल से, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यह बहुत ही है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, को क्या कैसी रही। अब आगे देखिएगा। इस तरह नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए देने की परंपरा थी। रैमजी स्कूल अल्मोड़ा में जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठट्ठा कर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी। किसके में? किसंदा के, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली। कभी किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ी से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए और वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खोए हैं? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी?
यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहकर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आप जो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी बहुत खुश होते, झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसनदा से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान बड़े बाबू से वाह बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ना मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है, इनमें कौन आप बड़ी माया निकल जाती है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना दैट में सम हाउ इम्प्रोर फाइंड करता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। सारा सेक्शन जानता कि यशोधर बाबू अपने बटुए में से 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है और तो और बस टिकट का खर्चा भी नहीं है। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को सम हाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड की नहीं जाती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मात हत लोगों से चलते चलाते थोड़ी हंसी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पीना और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने, ध्यान दीजिएगा कौन से मंदिर का नाम आया है, बिड़ला मंदिर, और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने और स्वयं के प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे अगर मंदिर का नाम पूछे तो बिड़ला मंदिर। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी है जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं। वे यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी है। किसनदा के अनुसार यही निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिड़ला मंदिर से वो कहाँ पे जाते हैं, पहाड़गंज, और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। उन्हें एंड्रयूगंज, लक्ष्मी नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी से यह पूछने पर कि जब यह टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब तक की देखी जाएगी कहाँ, और उसी तरह मुस्कुराकर जिस तरह किसनदा यही फिक्रा करके मुस्कुराते थे।
सच तो ये कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात में मतभेद होने लगा और इसी वजह से घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब लड़का एक प्रमुख विज्ञान संस्था में नौकरी पा गया। जो इनका बेटा है वो किस संस्था में, विज्ञान संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है। जो उनका दूसरा बेटा है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसके ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपने में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। एनीवे जनरेशनों में गैप भी होता है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। तो यहाँ पे वही है ना, पीढ़ी अंतराल को दिखाया गया है। तो यहाँ पे पिता और उनके बच्चों के बीच जो मनमुटाव हो रहा है, तो इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की ही चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है। घरवाली बच्चों से बच्चे उसके सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता हो। अब मेरे कहने से सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को भी बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किसनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर बाबू ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता तो लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किसनदा का बुढ़ापा सुख ही नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास ग्रीन पार्क कैलाश कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उससे कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तो हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टरों में 3 परिवार रहा करते थे। किसनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा। ध्यान दीजिए ना, जो किसनदा थे ना, वो कहाँ पे रहते थे, राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा करते थे। फिर अपने गांव लौट गया। साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ यानी पता नहीं क्या हुआ।
जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होते, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसनदा से सुनी हुई बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की थी। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसनदा ने नहीं किया, नहीं रखा। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब अपने आप ही ठीक हो जाएगी। यह भी किसनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान खेल जाती है। वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उसके अधिक सुलझे हुई हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर्ड होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर बस। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट हो चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं कि तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावनाओं को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाला हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक तरह के सोचने वाले होते हैं। कहते हैं कि कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू की यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य करती है, उतना ही वह परलोक के बारे में भी उत्साही होने का यत्न करते हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। मतलब सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक और कर्मकांडी है ही नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसनदा का स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र डल रही है वैसे वैसे वह भी किसनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लगा ही नहीं पा रहा हूं, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ, बाट वन प्रदेश की है, जो कहते हैं जैसा कहते हैं करे। हमें तो अब वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ को नहीं, इसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करे तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे, क्या करें। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में भटक गए। गीता महिमा सुनो।
सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीना जनार्दन जोशी की याद आई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जियाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। देखो कहाँ का नाम आया यहाँ पे, अहमदाबाद जगह का नाम आया, ध्यान देना, ये पूछ सकते हैं उनके जीजाजी का हाल। मतलब ऐसा सोचते हैं कि उन्हें यह भी ख्याल आया कि प्रस्ताव उसकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रोधी होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू का कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सकते हैं। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिलेगी। इस नारे ने उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। पत्नी का कहना है कि सही कहता है कि यशोधर जी का स्वयं देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करके वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गिरस्ती में देखने को क्या होता है। पत्नी आग्रह पूर्वक करती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालने को। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते हैं कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हों। तुम शुरू में ही ऐसे नहीं कर सकते। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाहें का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीवन ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहता है। अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें और साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ों के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी से चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइश बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह की एक झेप सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते थे। श्योम किसंदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है। न भाऊ ऐसा कहना कभी न भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किसंदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाया और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइट मैक्स एंड मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता है कि कोई उन्हें भाऊ कहता। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते हैं कि चाय पीकर किसंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते हैं। यशोधर बाबू ने
किसनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किसनदा की जो छवि उसके मन में बसी हुई है सुबह की शहर को निकले। किसनदा को ही कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए हैं। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उसके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गंवाना, जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टरों का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किसनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद है। बदतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं गया है। यशोधर जी चाहते कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज में ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते कि बच्चों मेरा आदर करे और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किसनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा ने ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ लिया तो ऐसा कहते यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाने, ये सब काम आप छोड़ देते। अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटे से खुद उन्होंने ही कहा कि तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर ही क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रोर मालूम हुआ कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। झूठे मुंह से ही सही, एक बार कहता तो सही। 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपसे नहीं तो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनल वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ कि ऐसा ही भी कभी कहता है, लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया हूँ। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इससे कोई न छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इसके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुद हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचते जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है, YD पंत। इन क्वार्टरों के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए। क्वार्टरों के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी।
फिर उन्हें बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिसे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा है और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो कहते होंगे, यह लोंडे मोंडे उनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मैम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और वगैरह बाह का टॉप पहने हुए। यशोधर बाबू से कई मर्तबा कह चुकी कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रोर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और अब पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कह दिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कह रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुई थी, जबकि ये दोनों ही चीजें, आप भी कुछ कहिए, यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों के मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही है। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र हैं तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमा हो रहे हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? ध्यान दीजिएगा। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। कितना? 1,500। यह टिप्पणी भी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगा कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता, तथापि वह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पार्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीद हुई नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं है, इसकी क्या जरूरत है। तथापि उन्हें कभी इस बात से थोड़ी भी खुशी होती है। इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं है। तथापि वह जानते हैं कि गैस न होने की पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इस तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आता कि इसका क्या फायदा है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम की। सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लट्टू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया वगैरह किसी खास धूमधाम की, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, कौन सी 25वीं वर्षगांठ पर 4 तरह की नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद हैं। गिरीश बोला, देखो गिरीश पात्र, ध्यान दीजिएगा। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। 6 फरवरी 47 को, और इस हिसाब से आज हुए 25 साल पूरे। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। मैंने तो भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है।
बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्नशाला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते ही बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्र सहयोगों के यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया था उनकी ओर वाई डी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर शुभ हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद से यह जताने की कोशिश की भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी तथा विलायती रीतिवाज से भली भांति परिचित है। किसंदा कहा करते कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह बोलना नहीं चाहिए। अब बच्चों ने एक विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ी शर्माई, लेकिन बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं। वहीं से उसके पति को भी पुकारा गया। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। ग्रीस ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि केक खाता नहीं, उसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया कि अभी कुछ वर्ष पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस तरह भूषण ने झुंझलाकर कहा तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने पूछा। पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर ज्यादा मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाजें आती हैं सुनाई दी तो यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान में बैठ गए। वह चाहते कि उन्हें प्रकाश की नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रही थी। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ है से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी से जो हुआ है से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ हो से ही हुआ है। हाँ हाँ, शुरू में ही आखिरी में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेस गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण के किसंदा से अकेले के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किसंदा प्रवचन करते हैं और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किसंदा वही अकेलेपन का खट राग अलापने का आमाद से मालूम होते हैं। कैसी बीवी है, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए पहुंची। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे। उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए। पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन से आश्वस्त होने पर भी सभी रिश्तेदार हैं। उसी लाम गमछे में बैठे चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किसंदा से विरासत में मिली और उन्हें बच्चे इससे सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहनने रखा जा सकता है। उनकी बेटी चिल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए।
बब्बा यू आर द लिमिट। बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे, तो तुम्हारी तरह जिन पहनकर हमें तो सजाती नहीं है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर कुछ पैकेट पर पड़ी, बोली ये कौन भूले जा रहे हैं। भूषण बोला आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसी। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं डब्बा फटा फ्लोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहनकर जाया करिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नूच करने के बाद यशोधर जी ने आग्रह की रक्षा की, गाउन का सहज कसते हुए बोले अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा, उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाना जाया करें, वह यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा, कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में ये वह किसंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है। और धन्यवाद, आपका लेसन ये खत्म होता है। इसके साथ में दूसरा चैप्टर आपका और करवा देती हूँ, तो चलिएगा। जूझ, जो आनंद यादव है इनका दूसरा लेसन है जूझ। तो सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय करवा दूं जूझ का। तो जो जूझ है वो आनंद यादव की है। सबसे पहले इनका जन्म पूछे आपसे। आनंद यादव का जन्म है 1935। ध्यान दीजिएगा कब का जन्म है, 1935। काजल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इनका पूरा नाम था आनंद रतन यादव, आनंद रतन यादव। और पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित है। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव का बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे थे। और ये ध्यान रखना कि इन्होंने लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित की। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध भी इनकी पुस्तकों में प्रकाशित थे। इनको भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित रहे। यहाँ ये जो अंश जो है ना जूझ, ये उपन्यास से लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तो ये कौन से अंश से लिया गया है, जूझ उपन्यास से लिया गया है, ठीक है ना, उपन्यास से। तो यहाँ पे आप इसको जो जूझ है इसका मतलब ये होता है कि ये मराठी के प्रख्याकार मतलब जो कथाकार डॉक्टर आनंद यादव है, ये बहुत चर्चित और प्रशंसित क्या है, आत्मकथात्मक उपन्यास। ध्यान दीजिए, आत्मकथात्मक उपन्यास है, ठीक है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है, सिर्फ एक अंश जूझ का। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। और इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण है। यहाँ पे जो अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी दिखाई गई है। जो निम्न वर्ग है ना ग्रामीण समाज को, वो कैसे लड़ रहा है, कैसे झगड़ रहा है, किसान मजदूर, इनका जो संघर्ष है ना, इसको दिखाया गया है। और यहाँ जो अंश है वो हर स्थिति में पढ़ने की लालसा है, जो धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों को बढ़ते हुए किशोरों के कदम की आकुल आहट से सुनी जा रही है। निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए ये एकदम सही बात है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पूछे क्या है, तो ये आत्मकथात्मक उपन्यास है, ठीक है। इसमें ना आनंद और उसकी माँ यहाँ दोनों दत्ता जी के पास गए हैं। आनंद की पढ़ाई हो रही है और वो 5वीं पास करने की बात कर रहा है। पिताजी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दादा की शर्त क्या है कि 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको और बता देती हूँ लेसन के थ्रू। तो चलिएगा, जूझ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए मैं ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इस पर विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ काम हाथ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। ये खेती में हम गड्ढे में धकेल रहे हैं,
पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ आ जाएंगे, विठोबा आणवा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जाएगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते हैं। वो सोचता है कि मैं खेत में लगूंगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मेरे को बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होगा। देखो ध्यान दीजिएगा, दिवाली का नाम आया। कोल्हू जरा जल्दी जल्दी शुरू किया तो दादाजी समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते हैं। उनका मत था कि यदि ईख और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारे कोल्हू सबसे पहले शुरू होता है। इसी कारण वह इस वर्ष से शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे का मतलब होता है जो गोबर से बने ना, गोबर से बने गोल गोल, उनको है ना ऐसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको जलाने के काम लिए जाता है। तो कंडे होते हैं, गोबर के उपले बोल सकते हो आप। मैं बाल्टी में पानी भर भर के उसके दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोच कर की बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी थी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं, पढ़ने लिखने की बात तो वह बैर हेला सुअर की तरह गुर्राता है। मुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मट्ठा खेती के सभी काम बीत गए, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब समझाकर बता देना, वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। ये अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तू दत्ताजी राव सरकार के पास चल, उनको हम कहेंगे तो वो दादाजी को समझाएंगे कि इसको पढ़ा लो। तो अब देखिए आगे आगे। ठीक चलेंगे, माँ ने कहा तो ही, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे मालूम है कि इतना कहने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चला था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव, ध्यान दीजिएगा किसके घर गए, ये दत्ताजी राव देसाई, इंपॉर्टेंट है। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रख माँ बाई के पास गुजार देते हैं, ले खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई जी दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे उसे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि अच्छी नहीं अच्छी तरह देख। उठते बैठते मैंने दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरे पहले 1 वर्ष बेकार हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाएगा तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं भी तुम्हें आ जाना रे छोरा जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कह दिया कि हमें यहाँ आकर ये सब बातें कही है यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, तू डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा के घर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं ही हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले।
गणपा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़े हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने के बाद माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा मैं पहुँचता हूँ, सरकार मेरी राह देख रहे हैं। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठे बैठे थोड़ी देर, अभी तो आया है मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी पे पढ़ता है रे तू? जब 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतन पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की। बना देसाई का मट्ठा खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगातार वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं करता, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन का बलि चढ़ा रहा है, सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे ही तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए। इसका ध्यान रख, यदि इससे तूने पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला जाए इधर से। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई, इसलिए पाठशाला से निकलकर सॉरी जरा नजरों के सामने रख लिया है। कैसी आदत? जैसी चाहे यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कभी कंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे, जी नहीं है? कभी कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते थे, इसलिए खेल पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेच कर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच में मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ कभी? नहीं नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उनका पढ़ना लिखना बंद कर देना ये क्या? जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखने में एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते दादा ने मुझे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकालते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते ही पढ़ने का बस्ता लेकर घर से ले जाना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आना, घंटा भर डोर चराना और कभी खेतों पर ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है क्या? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी ही रहना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा न। हाँ यदि नहीं आया तो किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वही कुचलता हूँ। नहीं तुझे तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। ब्लास्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाना खाने लग रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न रहते हुए खेती के काम की चक्की से मैं 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम से आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिर रजिस्टर में लिखा गया। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें
कम अक्ल का समझा जाता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंत के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन? इसका पता नहीं। पुरानी किताबें और पुरानी कापियों का इस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे से बने थैले में उन्हें ले आया। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पूरी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है? मेहमान। नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में उसकी खींचतानी हुई, वो फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने मुझे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए। वहां गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही था। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रननवरे मास्टर में आए कक्षा में आए। ध्यान देना, रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा। पहले उसे छड़ी से मेरा गमछा उछाल नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यह क्यों रखा है मूर्ख की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात से उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चल गए। मास्टर ने मेरे बारे में और कुछ पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने के बाद उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कुओं के भी बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोए चारों ओर से उसे चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल हो गया। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। पर घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहे। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर है, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई सी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कभी कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। कौन? मंत्री नामक। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुस्सा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठ गई थी। उसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे मंत्री मास्टर? गणित। एक आध सवाल गलत हो जाते थे तो उसे भी अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के को कि कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे कहीं ठोक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा। सभी लड़के घर से ही पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला। किसका नाम का? वसंत पाटिल नाम का, किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवाल की जांच करता। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठा, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहली ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी में मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हम तो कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह की
पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता। उसने यह कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं दूसरे दिन वैसा ही करने के लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरह से वह दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसी कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर पुकारने लगा। क्या बोला? आनंदा। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अकेलेपन के व्यवहार के कारण मास्टर के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवा सोदलंग ये कर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया और चाल, उसके साथ इस रसिकता थी उसके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बाबा बोरकर, बारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते। याद आ गई तो वे अपनी एकाध सुना देते। यह सब सुनते रहते, अनुभव करते रहते। मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति और चाल रस पीता। सुबह शाम खेत में पानी लगाते हुए, डोर चराते हुए, अकेले में खुले गले में वे सारी कविताएं मास्टर की हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाता वैसा अभिनय करता। क्यारियों में पानी से कब भी कि भर गई इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती थी, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले डोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए। अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई काम में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं है। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उलट कर अब तक ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूँगा उतना अच्छा। इसी कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते हुए थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता। मैंने अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांडरी गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण वे कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंद लगे कर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपनी जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने कविता लिखी है। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता है कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहा है। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुना भी रहा हूँ, मास्टर को दिखाने भी लगा हूँ। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के बने टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती। सोमवार को
के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते ही शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते हैं। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता है। वे मुझे पुस्तक देते हैं, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते हैं। उन्होंने नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि इस डर्रे पर कविता बनाऊंगा, तो फिर सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती है। इन बातों से सौंध लगकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया। जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। और यहाँ पे आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इसकी अगली क्लास आएगी, अगले 2 चैप्टर अतीत के दबे पांव और आएगी एक डायरी के पन्ने जो फ्रैंक की है। धन्यवाद।